जय हिंद दोस्तों आज हम लोग एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों हम लोग आ गए हैं सेट नंबर 11 पे। दोस्तों यहाँ पे जितने आपको ये प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं ना, ये केवल आपके प्रैक्टिस सेट ही नहीं है, ये मान चलना है कि आपके एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार वहां पे रिपीट होते हैं। तो ये जो सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, आपको इसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की आप फिलहाल पेपर में वहां पे बैठे हैं। और आपको ये हमेशा चेक करते चलना है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। तो ये जैसे कि मैं आपको हर सेट में यही एक बात बताता हूँ, जिन भाई को ये मान चलना है कि 35 क्वेश्चन तक फिलहाल अभी उनके सही हो रहे हैं, तो उनकी तैयारी बहुत सही चल रही, बस इसे आप कंटिन्यू यहाँ बनाए रखिएगा। और जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और जो मैं आपको इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सारे आप नोट करते चलना। और इनकी जो मैं डेली आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराता हूँ, सारे आप यहाँ पे लिख अपने पास बनाए रखिएगा जब तक आपका एग्जाम वहां पे ना हो जाए। आपका जब भी एग्जाम वहां पे होगा, आप एग्जाम ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक एक करके नोट जरूर अपने पास करते चलेगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये फिजिक्स वाला था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन करेंगे। और सारे जो आपके ये करा रहा हूं, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, आप टोटल आप सेक्शन वाइज ये भी चेक करते चलना कि आपका कौन सा जो सेक्शन है काफी स्ट्रॉन्ग है या कौन सा सेक्शन ऐसा जो आपका वहां पे वीक है। तो और इनके आंसर आप सभी लोग देते रहेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर का यहाँ पे वेट भी करता चलूंगा। सारे बच्चे जो भी आपको लगे इसका आंसर ये हो सकता है, सारे बच्चे इनके आंसर यहाँ पे देंगे। और यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो को लाइक करना हर बच्चा नहीं बोलेगा, ताकि मैं एग्जाम तक और आपके सामने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा सकूं जो सीधे सीधे आपके पेपर में वहां पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो पहला अपना क्वेश्चन आता है फिजिक्स का, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के स्थिति ऊर्जा का क्या कारक है, यानी किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा का क्या कारक होता है। ये आपका जयपुर जडारो राजस्थान में ये आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में वहां पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो बताइए राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा। वैसे बच्चों के आंसर यहाँ पे आने स्टार्ट भी हो गए, बिल्कुल राइट आंसर, काफी बच्चों के यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करेंगे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्रव्यमान। क्या होगा, द्रव्यमान। यानी जो बच्चे ऑप्शन बी यहाँ पे दे रहे हैं उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल यहाँ पे राइट यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि देखो आपका होता क्या है, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है क्या होती है, बराबर आपका एम जी एच, यानी किस पे डिपेंड करती है, उसकी द्रव्यमान और उसकी ऊंचाई पे डिपेंड आपकी ये कर रही है। और दोस्तों एक बात यहाँ पे ये भी आप हमेशा याद रखना कि जो आपकी स्थिति ऊर्जा होती है ये किसी वस्तु की स्थिति के कारण इसकी ऊर्जा होती है। अगर आप किसी वस्तु को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे क्या होता है, स्थिति ऊर्जा आपकी वहां बढ़ती है। और ये पॉइंट ध्यान रखने की, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसमें कन्वर्ट होती जाती है, वो वहां पे आपकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट वहां पे हो जाती है। आपके एग्जाम में ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि अगर कोई किसी पहाड़ से कोई जल गिर रहा हो तो ये बताओ उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। ये पेपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर किसी पर्वत या पहाड़ से कोई पिंड गिरे या कोई जल जो जल प्रपात होते हैं वो गिरते, अगर वो पूछ लिया जाए उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो वहां पे हम बोलेंगे स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं आपकी वहां पे होती। ये भी पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था और इसके पहले वाले सेट में मैंने वो क्वेश्चन आपको वहां पे कराया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 में बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इसमें बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिजली में धारा प्रवाह को क्या कहते हैं, कि जो बिजली में जो धारा प्रवाह होती उसे क्या कहा जाता है। जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप सारे बच्चे बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। वैसे बच्चों के काफी यहाँ पे आंसर स्टार्ट आना शुरू हो गए। वैसे बिल्कुल भाई बिल्कुल, यानी राघवेन का राइट आंसर आ रहा है, अनुराग का भी राइट आंसर आ रहा है। बस आप इसी तरह से मेहनत करते रहो भाई। और जो ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, यही पैटर्न आपके एग्जाम में वहां पे देखने को मिल जाएगा। यही क्वेश्चन कई बच्चों को बहुत इजी लग रहा होगा और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये क्वेश्चन वहां पे हार्ड वहां पे लग रहा हो। बस ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर तैयारी सही चल रही, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इजी लगेंगे। तैयारी कमजोर है तो ये भी क्वेश्चन आपको वहां पे हार्ड लगने वाले हैं। क्योंकि जो पेपर आपका आता है ना तो हार्ड रहेगा ना तो इजी रहेगा, मॉडरेट वहां पे रहता है। ये तभी आपकी जो उसकी कट ऑफ रहती है ना, ये मान चलना कि आपको एक, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम पेपर दे के आए और एक ही बार में हम ये समझ लें कि भाई हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तो इसके लिए कम से कम अपना टारगेट ये बना लेना कि हमें 38 से ज्यादा ही क्वेश्चन वहां पे करने हैं।
कट ऑफ हमेशा क्या रहती है आपकी, ये 37 से लेके 42 क्वेश्चन के बीच में आपकी इसकी कट ऑफ रहती है। तो अगर आप इसके बीच में हैं तो आप ये मान चलो जो फाइनल मेरिट आएगी उसमें आपका नाम वहां पे देखने को मिल जाएगा। नहीं तो जो फिजिकल के लिए कट ऑफ ये मान चलना है, फिजिकल के लिए कट ऑफ आपके 32 क्वेश्चन तक भी वालों को सिलेक्शन वहां पे हो जाता है। फिजिकल वो सभी बच्चे वहां पे बुला लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिजली में धारा प्रवाह को क्या कहा जाता है। काफी बच्चों को बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। तो बिजली प्रवाह में धारा प्रवाह को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जो विद्युत धारा होती है, क्या होती है, विद्युत धारा। अब इसका अगर पूछ लिया जाए इसका मात्रक बता दीजिए क्या होगा। मात्रक हम लोग क्या बता दें, इसका आपका एम्पियर इसका मात्रक यहाँ पे हो जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल तो कई सारे बच्चों को पता ही होगा। और इसके बाद उसे एक पॉइंट और ये याद करना कि जो आपकी ये विद्युत धारा होती है, ये विद्युत धारा मान लो कितने प्रकार, इसे मान लो विद्युत धारा को अगर ये पूछा जाए दिशा के अनुसार, अगर ये पूछ लिया जाए विद्युत धारा को दिशा के अनुसार कितने भागों में बांटा जा सकता है, हम क्या बताएंगे, इसे आपका 2 भागों में बांटा जा सकता है दिशा के अनुसार। कौन कौन सी हो जाएगी, एक आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं डीसी, एक को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एसी बोलते हैं। एसी क्या होती है आपकी परिवर्तित धारा, एसी यहाँ पे क्या होती है आपकी परिवर्तित जो धारा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। और डीसी क्या होते हैं, डीसी को हम लोग क्या बोला था, जो डीसी आपकी होती है ये आपकी स्थिर धारा होती है। ये क्या होती है, स्थिर धारा आपकी ये यहाँ पे हो जाती है। जो हमारे घरों में लाइटें आती है ना वो आपकी एसी वाली आती है, जो परिवर्तित धारा ये आपकी आती है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दिशा के आधार पर धारा कितने भागों में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, 2 भागों में, कौन कौन सा, डीसी और एसी में, ये डिवाइड वहां पे आपकी ये हो जाती है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि ध्वनि की गति का क्या कारक है। ये बता, जो ध्वनि की गति होती है ये किस पे डिपेंड करती है। ये कुल मिलाकर ये पूछ लो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ध्वनि की गति होती है ये किस पे आपके डिपेंड वहां पे करती है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे क्या दिए जा रहे हैं, तापमान, द्रव्यमान, घनत्व और रंग। ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए। अब बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। आप लोग राइट आंसर काफी बच्चों के यहाँ पे सही आ रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों की तैयारी यहाँ पे सही चल रही है, इसे आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, तापमान। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जो ध्वनि की गति होती है कितनी होती है, तो ये भी ध्यान रखना कि जो ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है, लगभग कितनी होगी, ये आप ये याद रखना कितनी होती है, ये आपकी 332। दोस्तों ये जो आपकी गति होती है ना, ये 332 मान लो कभी कभी ऑप्शन में आगे पीछे भी आपका दे सकता है। ये आपका डिपेंड करता है कि वहां पे जो ऑप्शन कौन से आपके दिए जा रहे हैं। जो आपके वहां पे ऑप्शन आएंगे ना, ये हमेशा याद रखना कि आपके 332 लेके आपका 342 के बीच में ही कोई ऑप्शन आपको वहां पे नजर आएगा, पर ज्यादातर आपको 332 ही वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा। और दोस्तों एक बात और ये भी ध्यान रखना कि जो ध्वनि की गति आपकी होती है, कभी ये पूछा जाए किसमें सबसे तेज होती है, किसमें सबसे कम होती है, तो हम क्या बताएंगे, जो ध्वनि की गति होती है सबसे तेज तेज किसमें होगी, वो ठोस में होगी। इसके बाद किसमें होती है, फिर आपके द्रव में होती है। और लास्ट में किसका नंबर आता है, लास्ट में आपका ये गैस का नंबर यहाँ पे आपका ये हो जाता है। और दोस्तों एक प्रकार ये एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो तापमान अगर बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, तापमान, अगर आपका तापमान क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, ध्वनि की गति भी आपका बढ़ जाता है। ये भी ध्यान रखना कि ये जो ध्वनि की गति होती है ये तापमान पर वहां पे डिपेंड करती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी आपकी वहां पे बढ़ जाएगी। ये चीज भी आप हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति किसी मान लो गर्म वाले इलाके में रहता है, कोई बस किसी ठंडे वाले इलाके में रहता है, तो कहाँ पे ध्वनि की तेज गति अधिक होगी, तो जो आपका गर्म वाला इलाका होगा वहां पे ध्वनि की गति आपकी तेज होती है। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि न्यूटन का जो पहला गति नियम है ये क्या है, न्यूटन का पहला गति का नियम क्या है, इन 4 ऑप्शन बताइए। सारे ऑप्शन आप एक बार देख लेना, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे इसके जो ऑप्शन है आराम से पढ़ लीजिए। अब बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और जो आपका न्यूटन का पहला नियम है ना, इसको और किस नाम से आपका ये जाना जाता है, तो इसको हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं, ये आपको हम लोग जानते हैं जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है।
ये जो न्यूटन का पहला नियम है इसे हम लोग जड़त्व का नियम जहाँ कहते हैं। और ये नियम होता क्या है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो हमेशा गतिशील बनी रहती है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो वो हमेशा विरामावस्था में बना रहना वहां पे चाहती है। यही नियम क्या बताता है आपका, न्यूटन का जो पहला नियम यही आपका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाए कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सारे बच्चे कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, कि जो आपका विद्युत प्रतिरोध होता है ये आखिर होता क्या है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सारे बच्चे पहले एक एक ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सारे बच्चे क्या बताएंगे, फिर इसका राइट आंसर यहाँ पे बताएंगे क्या आपका यहाँ पे हो जाता है। बताइए, इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अनुराग का ए आ रहा है, मुकेश का बी आ रहा है और राघवेन का सी आ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा। तो यानी कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो होगा कि धारा के प्रवाह का प्रतिरोध। धारा के प्रवाह का जो प्रतिरोध होता है ये क्या होता है आपका, विद्युत प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और वहीं पे अगर ये पूछ लिया जाए इसका मात्रक बता दीजिए, अगर क्या पूछ लिया जाए इसका आप बताओ मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हम लोग क्या बता देंगे, इसका मात्रक आपका ओम। मात्रक क्या होता है इसका, ओम यहाँ पे इसका मात्रक आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंबल यहाँ पे हो जाता है। ये भी पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, जो प्रतिरोध का मान होता है ना ये तापमान की सामग्री और आकार पर भी निर्भर करता है। कि जो आपका प्रतिरोध होता है किस पे निर्भर करता है, ये आपका किस पे निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा उसके तापमान। कि जो प्रतिरोध होता है इसका मान किस पे निर्भर करता है, तापमान पे निर्भर करता है और उसके आकार पे ये निर्भर आपका करता है। ये भी पॉइंट आप वहां पे ध्यान रखना, क्योंकि जो आपका उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ में कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जबकि कम प्रतिरोध वाले पदार्थ में अधिक धारा आपकी प्रवाहित वहां पे होती है। तो अगर कभी आपसे ये दे दिया जाए, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी मान लो किसी चीज का उच्च प्रतिरोध है, क्या है, उच्च प्रतिरोध, अगर किसी चीज का उच्च प्रतिरोध है तो ये बताओ इसमें विद्युत धारा क्या हो जाएगी, विद्युत धारा इसमें कम हो जाएगी। तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं पे अगर कम प्रतिरोध है, क्या है, कम प्रतिरोध है, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी इसमें आपकी, ये ज्यादा हो जाएगी। ये भी पेपर में क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि अगर किसी वस्तु का उच्च प्रतिरोध है तो उसमें धारा कैसी होगी, धारा का प्रवाह कैसा हो जाएगा। तो हम क्या बताएंगे, धारा का प्रवाह आपका कम हो जाएगा। अगर होता है कम विद्युत प्रतिरोध है तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, वो आपका वहां पे ज्यादा वहां पे हो जाता है। तो ये पॉइंट सारे आप यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आपके पूछे जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि अगर जो आपने नोट्स कंप्लीट ले रखे हैं, जहां पे मैंने आपको बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, जीके होगा, वो जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे, बस घर में बैठ के उसी का रिवीजन आप करते चलिए। वो सारे सारे आपके न्यू पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, जहां से आप घर बैठ के उसे बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। बस उसे तैयार करते चलना, रिवीजन करते चलना, बार बार रिवीजन उसी का करो। आपका जब एग्जाम लगेगा वहां से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे नजर आ जाएंगे। और दोस्तों जो बच्चे पहली बार तैयारी करना चाह रहे हैं कि भाई हम पहली बार तैयारी करें, अपना एग्जाम क्वालिफाई कर ले, दोस्तों मैंने अपना बैच में जो अपना आने वाला बैच है वहां एप्लीकेशन मैंने आपका इसका बैच भी लॉन्च वहां पे कर दिया है, जहां से आप बेसिक से सारी क्लासें आपकी चल रही हैं। यानी कि वहां पे अभी 2-3 क्लासें अपनी कंप्लीट भी हो गए, यानी 2-3 चैप्टर अपने कंप्लीट भी हो गए। और सारे जो क्लासें वहां पे रहती हैं आपकी लाइव क्लासें चलती है, जहां पे जो भी आपका डाउट होता है सारे डाउट आपके वहां पे क्लियर किए जाते हैं। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना वहां पे कि आपके ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ये सारे जो बैच होगा ये 2 साल तक आपके पास वहां पे हमेशा रहेगा, जहां पे मैं हमेशा आपको गाइड करते रहता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है कि आपका एग्जाम एक ही बार में वहां पे क्वालिफाई आपका हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इनके प्रैक्टिस भी करते चलिएगा। और दोस्तों यहाँ से क्या होगा, हमारा जीके स्टार्ट हो जाता है। और अपना जो पेपर होता है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का, वहां पे जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाता है।
तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि आखिर किसने दी थी। इसका राइट आंसर अब बताइए क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, काफी बच्चों का राइट आंसर यहाँ पे आने स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सही। काफी बच्चों के यहाँ पे आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है, बस इसे आप कंटेंट बनाए रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाता है। और नेहरू जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन कब कहा था, ये कब बोला था, इन्होंने बोला था 1947 में। कब बोला था, ये बोला था 1947 बोला था। यानी यह सम्मान गांधी जी के अद्वितीय योगदान और उनके अहिंसा के सिद्धांत के स्वीकार करने के रूप में इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, महात्मा जी को राष्ट्रपिता की उपाधि वहां पे दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन के सारे बच्चे राइट आंसर बताएंगे क्या यहाँ पे हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे दिखेंगे। ये मान चलना है कि जो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें कम से कम ये मान चल 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ऐसे वहां पे नजर आते हैं जो कि बिल्कुल आपके इजी क्वेश्चन वहां पे होंगे। और यही मान चलना कि 15 क्वेश्चन ऐसे आपको दिखेंगे जो आपके थोड़े लेवल वाले होंगे। वही बच्चा यहाँ पे ये देख के बोलता है भाई पेपर तो बहुत मेरा हार्ड आ गया और मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। भाई वो 15 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम के अंदर और एग्जाम के बाहर वहां पे ले जाएगी। तो मैं सारे क्वेश्चन वैसे ही प्रोवाइड कराऊंगा जैसा आपका पेपर आता है। ना तो मैं सारे क्वेश्चन आपके वहां पे हार्ड रखूंगा, ना तो सारे क्वेश्चन मैं वहां पे इजी रखूंगा। जैसा पेपर आता है वैसे ही क्वेश्चन रखूंगा ताकि आपकी तैयारी ये लग सके कि आपकी तैयारी कैसी यहाँ पे चल रही है। अगर यहाँ मैं सारे क्वेश्चन आपके हार्ड यहाँ पे रख दूंगा, हो सकता है कई सारा बच्चा ऐसा भी निकले जो केवल 20-22 क्वेश्चन वहां पे अटेंड कर पाए, सही कर पाए, जिससे क्या होगा वो आपका वहां पे डिमोटिवेट होगा। तो भाई ऐसा जो पेपर मैं करा रहा हूँ सेम ऐसा ही पेपर भी आपको वहां पे नजर आ जाएगा। तभी मैं ऐसे ही कोचिंग कराता हूँ ताकि आप घर बैठे आप प्रैक्टिस वहां पे कर सके। और इसकी जो पीडीएफ भी मैं आपको अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये मान चलना जो डेली अपनी क्लास होती है तो मॉर्निंग के 6 AM पे इसकी पीडीएफ मैं वहां पे डाल दूंगा जहां पे ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप ना हो तो उसे ज्वाइन कर लेना, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है लिख के जैसे मैसेज करेंगे आज पर व्हाट्सएप ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे सुबह मॉर्निंग के 6 बजे इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। शायद ही किसी बच्चे ने इसका आंसर गलत वहां पे किया होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो बाघ होते हैं ना मुख्य रूप से कहाँ भी पाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, आपके जो उप महाद्वीप है कहाँ पाए जाएंगे मुख्य रूप से, ये आपके मुख्य जो आपके उप महाद्वीप हैं, क्या है उप महाद्वीप, मुख्य रूप से ये कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाते हैं उप महाद्वीप में। ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, बाघ उप महाद्वीप में ये मुख्य रूप से आपके पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और रखना, इनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ पे चालू किया गया है। क्या चालू किया, प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ पे चालू किया गया है कि भारत में जो बाघों की संरक्षण के लिए ना कई सारी योजनाएं चलाई गई जिसमें आपका एक प्रोजेक्ट टाइगर है, ताकि जो बाघ कम हो रहे हैं ये बाघ कम ना हो और इनकी संख्या बढ़े, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर भी आपका ये चलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद यंत्र के नाम से ज्यादा, मंगल से आप यहाँ समझ सकते हैं कि जब मंगल कार्यक्रम होते हैं, शुभ कार्यक्रम होते हैं, तो वहां पे क्या बजाया जाता है, कौन सी धुन वहां बजाई जाती है, ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो ज्यादा किसका यूज वहां पे होता है, शहनाई, तबला, संतूर, डमरू। और ये आपका रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो इसका बताइए राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे, ये बता देंगे आप शहनाई। क्या होता है, शहनाई तो बजती है, ऑप्शन नंबर ए। बोलते नहीं कि मान लो आपकी शहनाई कब बजने वाली है, यही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहनाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला संगठित आंदोलन कौन सा था, कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला संगठित आंदोलन कौन सा था। इन 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या होगा। और ये आपका जबलपुर जड़ावरों में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें, ये सारे क्वेश्चन आपके पास हमेशा होने चाहिए। जो मैं आपको इसके प्रैक्टिस सेट बना के आपके पास इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, इसकी आप रिवीजन सारे क्वेश्चनों के आप हमेशा करते चलें। एक बार सारे क्वेश्चन जरूर वहां पे देखिएगा ताकि आपके पास ये सारे क्वेश्चन जो मैं जितने सेट करा रहा हूँ
हर सेट की मैंने पीडीएफ वहां अपलोड की है। सेट नंबर 11 हमारा चल गया और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट वहां पे डाल दिए। तो सारे सेटों की प्रैक्टिस आप वहां पे करते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह विद्रोह हाँ ललित, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ललित जी, आपका आंसर बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो ये आपका 1857 का जो आपका ये विद्रोह होता है ना, इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे आपको पहली लड़ाई, क्या बोला गया? इसे पहली लड़ाई के नाम से भी ये जाना जाता है। पहली लड़ाई के नाम से भी आपका जाना जाता है। और यह विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? ये जो आपका विद्रोह स्टार्ट कहां से हुआ था? ये विद्रोह आपका नई दिल्ली से। कहां से स्टार्ट हुआ था? नई दिल्ली से ये आपका विद्रोह वहां पे स्टार्ट हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता थे, इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे? इसके प्रमुख नेता हम लोग क्या बता देंगे इसमें, जैसे कि बहादुर शाह। प्रमुख नेता इसके कौन हो जाएंगे? पहले नेता से बहादुर शाह, ये इसके प्रमुख नेता वहां पे हो जाते हैं। और जैसे मंगल पांडे, और कौन हो जाएंगे? मंगल पांडे। और कौन नेता हो जाएंगे? मंगल पांडे हो जाएंगे। और इसके बाद कौन से प्रमुख नेता हो जाएंगे? वो आपकी लक्ष्मीबाई। अगले नेता कौन हो जाएंगे? लक्ष्मीबाई। ये इसके जो 1857 की जो आपका विद्रोह वहां पे हुआ था, ये इसके प्रमुख नेता थे। जैसे बहादुर शाह हो गए, मंगल पांडे हो गए, लक्ष्मीबाई हो गई, ये इसके प्रमुख नेता थे। यानी ये इसका नेतृत्व तो वहां पे अपना ये कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सारे बच्चे काउंट भी ये करते चल रहे कि आपका स्कोर कितना पहुंच रहा है, कितने आप सही कर रहे हैं, कितने आप गलत कर रहे हैं, ताकि आपको ये तो एक आइडिया लग सके कि आपका स्कोर पहुंच कितना रहा है, कि आपकी तैयारी कैसी यहाँ पे चल रही है अभी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भाई ये क्वेश्चन आपका हमेशा कंफ्यूजन वाला होता है, और ये क्वेश्चन आपका हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड करता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो ज्यादातर आप आंसर ये मान चलना कि 395। क्या आंसर माने ज्यादा मारेंगे? 395 आपको वहां मानना है। और यहाँ पे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको वर्तमान में अनुच्छेद वहां पे बताने पड़ते। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो हम बताएंगे 395। क्या बताएंगे? 395। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बोलेंगे। अगर वर्तमान का पूछता तब हमारा आंसर वहां पे अलग होता, लेकिन यहाँ पे वर्तमान का नहीं पूछा गया है। तो हमेशा इससे जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये आपके हमेशा ऑप्शन पे वहां पे डिपेंड करते हैं। और दोस्तों एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, जो भारतीय संविधान है ये कब अंगीकृत किया गया? ये कब आपका अंगीकृत किया गया, यानी कब ये स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? ये स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। और इसे लागू कब किया गया? अगर ये पूछ लिया जाए लागू कब किया गया था, तो लागू हम लोग क्या बोलेंगे? ये बताएंगे 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः आपका लागू कर दिया गया था। एक पॉइंट ये भी आप यहाँ पता आपका होना चाहिए, यह दुनिया का, एक पॉइंट ये भी पता कर लेना, यह दुनिया का सबसे लंबा, यह दुनिया का आपका सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा आपका कैसा संविधान हो जाएगा? लिखित संविधान आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। यानी दुनिया का सबसे लंबा आपका ये लिखित लिखित संविधान आपका ये हो जाता है। ये भी बात आपको यहाँ पता होनी चाहिए। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इन चार ऑप्शन में बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? भाई कोई ज्यादा ये मान चलोगे हर बच्चा आज स्कोर करेगा 35 क्वेश्चन, हर बच्चा आज स्कोर करेगा 35 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने वैसे क्वेश्चन डाल रखे हैं कि जो आप 35 क्वेश्चन तक वहां पे कर सकें। ठीक है, तो आज मैं यही उम्मीद करूंगा जितना बच्चा यहाँ पे लाइव जुड़ा हुआ है, हर बच्चा जो अपनी क्लास यहाँ पे खत्म होगी लास्ट तक मुझे यही बताएगा सर मैंने आज 35 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। और काउंट आप जरूर करते चलना कि आप किस सेक्शन में कितने सही कर पा रहे हैं, कितने आपके वहां पे गलत हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल काफी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर स्टार्ट हो गए आने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885। क्या हो जाएगा? 1885। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और कभी अगर ये पूछ लिया जाए इसकी स्थापना आखिर किसने की थी,
तो हम लोग क्या राइट आंसर बताएंगे, तो यहाँ पे नाम नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, एलन ऑक्टेवियम, एलन ऑक्टेवियन, एलन ऑक्टेवियन और क्या पूरा ह्यूम, इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना वहां पे की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने इसकी स्थापना की। पर ज्यादातर आपको यह ह्यूम वाला ही वर्ड वहां पे देखने मिलता है, सीधे से लिख देता है ह्यूम ने इसकी स्थापना की, यानी ए ओ ह्यूम। ज्यादातर हमारे पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वहां पे ज्यादातर आपको क्या ऑप्शन आएगा, ए ओ ह्यूम ही वहां पे लिखा हुआ आता है, लेकिन ये फुल फॉर्म इनका होता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, इनका ये पूरा नाम वहां पे आपका ये हो जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भाई ऐसा भी क्वेश्चन आपके आते हैं, भाई कई बच्चे कहते हैं भाई पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आने लगा है। भाई ये सारे क्वेश्चन आपके वही जयपुर जड़ाव में जो पेपर हुआ था ये क्वेश्चन वहां पे दिखा था। तो भाई बताओ इस क्वेश्चन का आप वहां पे हार्ड करें, जैसा मैंने कहा ना कि आपका अगर मान चलो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन ये मिला के मान चलना है कि ठीक है, ये कुल मिला के मान चलना, इसे 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लेना। ये मान चला 10 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, 10 क्वेश्चन बिल्कुल आपको वहां पे नॉर्मल ही आपको वहां पे दिखेगा। इसके बाद कम से कम आपके 10 क्वेश्चन के बाद ये मान चलना कि कम से कम आपको जो 35 क्वेश्चन आपके मॉडरेट वहां पे रहेंगे, यानी ना बहुत ज्यादा आप ये कैसे बहुत ज्यादा हार्ड आ गया या बहुत ज्यादा नॉर्मल आपके आ गया। अब इसके बाद ये मान चलना जो आपके 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ऐसे आपको वहां पे दिखेंगे जो आप पहली बार देखेंगे। चाहे जितनी तैयारी कर ले, 5 क्वेश्चन ऐसे हमेशा ही रखे जाते हैं कि ताकि बच्चा वो उन क्वेश्चन में फंसे और अपना टाइम वेस्ट करे। तो आपको इन 5 क्वेश्चन नहीं फंसना, सबसे पहले हमें क्या करना, आपको 35 क्वेश्चन जो आपके नॉर्मल वहां पे आएंगे, वो सारे 35 क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जो आपके क्या रहेंगे 35 क्वेश्चन जो आपके मॉडरेट लेवल के रहते हैं, उस पर आपको ज्यादा ध्यान वहां पे देना है। इन 5 क्वेश्चन पहले आपको फोकस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी वहां पे होने वाले हैं। ये मान चला आप 40 क्वेश्चन में बड़ी आसानी से वहां पे कर सकते हैं। ऐसा जो पेपर पूछा जाता है 40 क्वेश्चन आप बड़े आसानी से वहां पे सही कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन वहां पे अटेंड करने जो आपके नॉर्मल है, ताकि आप अपना स्कोर वहां पे बूस्ट वहां पे कर सकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या लिख देंगे, वो हम लोग लिखेंगे कमल। क्या लिख देंगे, कमल लिख देंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो आपका कमल होता है ना, इसे पवित्र फूल माना जाता है। जो अपनी कमल होता है ना, कमल को भारतीय संस्कृति में पवित्र फूल बोलते हैं। क्या बोले, ये पवित्र फूल के नाम से आपका ये फेमस आपका काफी यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपकी समृद्धि, ज्ञान और शुद्धता से इसका उसी में डिपेंड वहां पे करता है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे कमल यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। ये बताओ इन 4 ऑप्शन में कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। ये आपका दानापुर जड़ावरम ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था कि भारत का पहला उपग्रह आपका कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। बिल्कुल ज्यादातर बच्चे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे मुकेश पांडे का डी आ रहा है, राहुल का सी आ रहा है, और यहाँ पे अरविंद का बी आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और वहीं पे ये पूछा जाए ये लॉन्च कब किया गया था, अगर ये हमसे पूछ लिया जाए, अब ये बताओ ये लॉन्च आखिर कब किया गया था, डेट पूछ ले, तो हम क्या बता देंगे, हम बता देंगे 19 अप्रैल। कब ये लॉन्च किया गया था, ये आपका 19 अप्रैल 1975 को ये वहां पे लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च कब हुआ था, 19 अप्रैल 1975 को ये सोवियत संघ से आपका ये लॉन्च वहां पे किया गया था। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, इन 4 ऑप्शन बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष, या क्या हो जाएगा। और ये आपका जबलपुर जडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था। वैसे इसका भी आंसर ज्यादातर बच्चे सही दे रहे हैं, ज्यादा क्या लगभग सारे बच्चों के आंसर यहाँ पे सही आ रहे हैं। बस भाई पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा आपका हार्ड लेवल वहां पे नहीं आता कि बहुत ज्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दूं। यही लेवल आपके पेपर में रहेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे आपको तैयारी करनी है, कि हमारा जो न्यू पैटर्न सिलेबस है उसमें कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इसमें मुझे सिलेबस लिख के मैसेज भी कर देना, मैं आपको उसका न्यू पैटर्न सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, आपको वो तैयार करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 वर्ष। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 5 वर्ष आपका हो जाएगा। और दोस्तों कभी अगर ये पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये कैसे होता है, कौन से सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति
जो बनाने में वहां पे भूमिका निभाते हैं। तो कौन से सदस्य वो होते हैं? वो आपके लोकसभा और राज्यसभा कहाँ के सदस्य होते हैं? वो होते हैं आपके लोकसभा और कहाँ के सदस्य? राज्यसभा के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के आपके सदस्य वहां पे होते हैं। क्योंकि जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, ये सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि ये प्रतिनिधि सभा जो आपके लोकसभा और राज्यसभा द्वारा होता है, उनसे ये वहां पे निर्भर करता है, वो लोग वहां पे चुनते हैं। यानी ये नहीं है कि केवल जो जनता होती है, आम पब्लिक होती है, ये अपना वोट देके राष्ट्रपति का चुनाव करा दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो वहां पे लोकसभा और राज्यसभा के जो वहां पे प्रतिनिधि होते हैं, वो वहां पे ये डिपेंड करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन बनाया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? इन चार ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि सागरमाला जो परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है? सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? इन चार ऑप्शन बताइए, क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसे काफी बच्चों के आंसर आने स्टार्ट होंगे। यहाँ पे महेंद्र पटेल का राइट आंसर कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है यहाँ पे बी नंबर, यानी समुद्र के रास्ते व्यापार को बढ़ावा देना। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्र के रास्ते व्यापार को बढ़ावा देना। और इस परियोजना के तहत जो बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और बंदरगाहों का निर्माण भी आपका वहां पे किया जा रहा है। और सागरमाला परियोजना से व्यापार लागत में कमी और निर्यात में काफी वृद्धि वहां पे आपकी ये हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र के रास्ते व्यापार का बढ़ावा देना, ये सागरमाला परियोजना का उद्देश्य यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि जो आपके समुद्र किनारे जो आपके पोर्ट बने हुए हैं, उनका क्या हो रहा है? आधुनिकीकरण वहां पे हो रहा है, जिससे क्या होता है, जो सामान आने ले जाने में काफी पहले दिक्कतें होती थी, अब वो दिक्कतें आपकी वहां पे इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से आपका व्यापार भी बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या गवर्नमेंट काफी आमदनी भी वहां पे आपकी ये हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट हो जाता है। 5 क्वेश्चन जो मैथ के आपके होते हैं ना, अगर आपकी कैलकुलेशन भी केवल अच्छी है, तो 5 क्वेश्चन मैथ के आप बड़ी आसानी से वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए बस ये ध्यान रखना कि आपको 20 तक के पहाड़े आपको तैयार होने चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी, तो उतना ही टाइम आपका वहां पे बचेगा और उतनी जल्दी आप इनके आंसर भी वहां पे दे पाएंगे। इसके लिए कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी वहां पे होनी चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है, गुणनफल 136 है, तो उनके घनों का योगफल के बताइए। इसमें कुछ है? कुछ नहीं है, बस इसकी कैलकुलेशन है केवल। कैलकुलेशन अगर आपकी पता है तो बड़ी आसानी से इसका आंसर वहां पे दे पाएंगे। सवाल में क्या क्या दिया जा रहा है पहले ये लिख लो। देखो क्या बोला? दो संख्याओं का योगफल, हमने माना एक संख्या x है, एक संख्या y है, दो संख्याओं का योगफल क्या है हमारा? 25 है। ठीक है, उनका गुणनफल 136 है, यानी x गुणे y, इनका गुणनफल क्या है आपका? 136 है। 136 है। अब पूछा जा रहा है उनके घनों का योगफल बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो घनों का योगफल यानी इसका घन x की घात 3, इसका घन y की घात 3, इनका बताना है। ये बताओ अच्छा इनका योगफल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? योगफल बता दो, इसका क्या आपका हो जाएगा? दोस्तों आपको एक फार्मूला पता है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या होता था? न पता हो फार्मूला यहाँ पे नोट कर लेना कि जो आपका क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या होता था? ये आपका होता था a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, आपको ये होता था। ये फार्मूला आपको पता हो, बस यहाँ पे ए और बी की जगह एक्स और वाई यहाँ पे रखेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा? एक ब्रैकेट बनेगा एक्स प्लस वाई, दूसरे में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का एक्स वाई आपका बन जाएगा। अब देखो, अब इसी का मान तो हमें निकालना है कि यहाँ ए की प्लस बी, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 लिखा है, और वहां पे मान लो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 लिखा है। अब ये बताओ हम कैसे a प्लस बी का मान निकाल लें और इसका मान यहाँ पे निकाल लें। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ? तो a जहाँ x प्लस वाई है यानी a प्लस बी हो गया, इसका मान तो हमें कितना पता है? इसका मान तो हमें पता आ गया, इसका मान तो हमें पता हुआ है 25 है। अब केवल हमें इसका मान पता हो जाए और इसका मान पता हो जाए, हम दोनों को गुणा कर देंगे और वहां से हम आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। अब इसका मान कैसे आप निकालेंगे ये जरा ध्यान से देखना। पहले जैसे ये x प्लस वाई है या 25 है, अब यहाँ पे अगर हम ये करते दोनों का होल स्क्वायर, यानी दोनों तरफ हम ब्रैकेट कर दें, यानी इस इधर भी हम होल स्क्वायर कर दें और इधर भी हम होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? इधर मान लो ये a, जहाँ x है मान लो सीधा सीधा क्या रख देते हैं, जहाँ x है सीधा हम a मान लेते हैं, जहाँ y है वहां b मान लेते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab होगा।
और बराबर, अब इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 625 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो बस मैंने क्या कर दिया है कि जहां पे x है हमने मान लिया y है, ये b है, ताकि आपको इस फार्मूले में रखने में कोई दिक्कत आपको वहां पे ना हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया, अब देखो 2 यहाँ पे क्या प्लस का 2ab। अब ये बताओ अच्छा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर बराबर यहाँ कितना 625 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो देखो ए बी है, ए बी का मान क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मान कितना 136 है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं 2 गुणे 136 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये मतलब 2 गुणे 136 यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 625। अब इसका गुणा होकर ये इधर जाएगा, किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, माइनस का आप कितना लिखेंगे यहाँ पे कितना 625। अब ये माइनस में आएगा कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 272, कितना हो जाएगा आपका 272 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 625 से जैसे 272 आप माइनस करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, जैसे माइनस करेंगे इसका मान कितना आपका होगा, ये हो जाएगा 353। ये कितना हो जाएगा 353 आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखो सारे मान हमें पता हो गए, सारे मान आप वहां पे रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया। सारे मान हमें क्या हो गया, पता हो गए। यहाँ पे क्या दिया जाए, ए प्लस बी का मान कितना है 25, ए प्लस बी का मान कितना हमें दिया गया यहाँ पे 25 आपका दिया है गुणे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका मान निकालिए हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान कितना निकाला भाई हमने 353 निकाला है। तो यहाँ पे क्या रख दो, आप रख दोगे 353 और माइनस ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका मान कितना निकाला, अभी हम निकाला 353। क्या निकाला आपने यहाँ पे 353, यहाँ पे हमने क्या हुआ निकाला है। अब माइनस का, अब ये ए बी है, ए बी का मान कितना, दोनों संख्या गुणनफल 136, यहाँ क्या रख दिया हमने 136 रख दिया। अब सॉल्व करिए, यहाँ पे कितना हो गया 25 गुणे, अब 353 में आप जब 136 माइनस करें कितना आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 353 में माइनस का आप 136 यहाँ पे कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 217। कितना हो गया 217। अब 25 गुणे आप जब 217 करेंगे कितना मान इसका निकल के आएगा 5425। कितना आ जाएगा 5425 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर नोट करेंगे 5425, यानी ऑप्शन नंबर जो ए आपका दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको गुणा भाग करना अच्छे से आता है तो आप बड़ी आसानी से ये सारे क्वेश्चनों को वहां पे आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत भी आपको वहां पे देखने को नहीं मिलने वाली है। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल अगर 72 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। देखो क्या दिया जा रहा है, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्या, अगर हमने माना एक संख्या हमारी x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी x+1 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी वो अपनी x+1 आपकी यहाँ पे हो जाएगी। क्या दिया गया, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है। अब इनका गुणनफल यानी x गुणे दूसरे ब्रैकेट में क्या x+1, इनका जो गुणनफल है ये किसके बराबर है, ये आपका 72 के बराबर यहाँ पे आपका दिया जा रहा है। अब x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ बराबर 72 है, 72 इधर ले आओ, कितना हो गया माइनस का 72 हो गया, बराबर आपका ये 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ 72 के आप ऐसे दो गुणनखंड करो कि जिनका आपका जोड़ केवल x आए और उनका गुणनफल -72 जाए, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो जाएंगी, वो आपके 8 और 9, 8 9 72 होता है, यानी जैसे आप 8 गुणे 9 करेंगे इसका मान 72 ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर, अब प्लस का हम लेते हैं यहाँ पे 9x ले लेते हैं, अब माइनस का करते हैं यहाँ पे 8x, माइनस क्या करते हैं 8x। अब इनको आप जैसे ही जोड़ेंगे तब भी ये केवल आपका x ही मान निकल के आएगा। अब 8 गुणे 9 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 72 ही हो जाता है, यानी माइनस का ये 72 यहाँ पे कर देंगे बराबर का 0। अब ये बताओ इन दो संख्याओं में क्या कॉमन है, इन दो संख्याओं में आपका क्या कॉमन है, इसमें आपका x कॉमन हो जाएगा, कितना बीच बचेगा, ये बचेगा x+9 हो जाएगा। इसमें कितना कॉमन है, माइनस का 8 कॉमन कर लो, कितना बचेगा x+9 आपका यहाँ पे हो गया, और बराबर चल रहा है यहाँ पे 0। अब x+9 दोनों फिर से हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, यानी x+9 फिर से कॉमन कर लो, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x-8 बराबर 0 आपका हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम मान चलें कि x+9, अगर हम ये कर दें x+9 बराबर 0, x+9 बराबर 0 कर दें, यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 9 हो जाएगा। और उसके बाद अगर इसमें हम मान रखते हैं कि अगर हम x-8 बराबर 0 कर दें, x का मान कितना हो गया, ये 8 हो गया। और अगर यहाँ पे दोनों संख्याओं बड़ी संख्या हमसे पूछी जा रही है, हम हमेशा प्लस वाली संख्या वहां पे लेके चलेंगे। हम मान चल रहे हमारा x का मान कितना हो गया 8 हो गया,
तो ये बताओ ये बड़ी संख्या है कि ये बड़ी संख्या है? ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी, जहां x प्लस 1 है, x का मान आप रख दो 8, तो 8 प्लस 1 करेंगे कितना इसका आ जाएगा 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। तो हमारा बड़ी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 9 हो जाएगी, यानी इसमें थोड़ा ऑप्शन ऊपर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बस कैलकुलेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, आप बड़ी आसानी सभी क्वेश्चनों के आंसर वहां पे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, तो कुल अगर उसके 56,000 मतों में से 15% मत उसके अवैध थे, तो विजयी उम्मीदवार को कितने वैध वोटों की संख्या बताइए। तो पूछना है, बताना है कि वैध वोटों की बताइए संख्या। पहले एक बार सवाल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या सवाल देगा एक बार नोट करना, प्रैक्टिस करिए कैसा इसका आंसर आपका आएगा। दिया जा रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, कुल 56,000 मतों में से 15% मत उसके अवैध थे, तो विजयी उम्मीदवार को कितने मिले वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये आपका जयपुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और इस सवाल में कुछ ऐसा है नहीं, बस कैलकुलेशन का खेल है, गुणा भाग करिए अपना आंसर लाइए। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। अगर हम ये मान चल रहे कुल वैध वोटों की संख्या हमने क्या मान ली, एक्स हमारे कुल वैध वोट यहाँ पे हो गए, और कुल मत कितने हमारे 56,000 हमारे क्या हो गए, कुल हमारे मत यहाँ पे हो जाते हैं। तो बताओ वैध मतों की संख्या पूछी जा रही है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल वोट कितने हैं 56,000, कुल वोट कितने हैं 56,000 अब गुड़े। अब इसमें क्या हो गया, 15% मत तो हमारे अवैध हो गए। अगर कुल वोट हमारे 56,000 थे, अब 15% मत अवैध हो गए, बचे कितने 85 बचे हैं। बचे कितने 85/100 ही बचेंगे, ये 85/100 आपके बचेंगे। उसके बाद देखो, अब एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, तो 75% वैध मतों से विजयी हुआ, सिंपल से निकाल दो इसका 75/100। अब इसे कैलकुलेशन कर लीजिए, यहां से आपका जो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। जो वैल्यू कटे काटिए, 25 या 75 हो गया, 25 चौके यहाँ पे आपका 100 आपका हो जाता है। 5 से काट दीजिए, 5 1 के 5 हो गया, 5 7 35 हो गया, 5 दूना 10 आपको यहाँ पे हो जाए। और काटिए, जो संख्या कट रही है पूरी काट दीजिए, यहाँ पे कितना आपका हो गया, यानी 56,000 गुणे कितना बचेगा, इधर हो गया आपका, काटेंगे 3/4 हो जाएगा। अब इधर कितना 17 आपका ये 20 यहाँ पे हो जाएगा। अब काटिए, जीरो से ये जीरो हमारा इधर कट जाएगा, इससे काटिए, इस दोनों संख्याओं से काट दीजिए, कितना हो जाए, इन संख्याओं को गुणा वहां पे कर देंगे, तो कितना आपका आ गया, ये आपका मान लो 7,000 गुणे 51 हो गया। इससे गुणा करिए कितना आ जाएगा, ये 7 से गुणा कर दिए, 7 1 के 7 यानी 335,700 कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 35,700 आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे आप इसका गुणा करें कितना आ जाएगा, 35,700 आ जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 35,700 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। आप देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया कि एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं, तो 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। बताना जैविक विज्ञान के कितने पेज हमारे हैं, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। बोला कि एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक, यानी कि उनकी संख्या क्या है 5:4 की संख्या है, और जिसमें क्या है भौतिक, पहले किसको बात की गई, पहले बात की गई भौतिक विज्ञान की, फिर किसकी बात हुई है, फिर बात हुई जैविक विज्ञान की बात हुई है। विज्ञान के 2 खंड शामिल, जिसमें 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे, जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे इसके बारे में पूछा गया। टोटल पेज इसमें कितने अनुपात के हिसाब से 9, 5 4 9, टोटल कितने हमारे अनुपात के हिसाब से 9। पूछा किसका जा रहा है, जैविक का, जैविक हम लिखेंगे ऊपर, और पेजों की कुल संख्या ऐसे कितनी हमारी, ये 540 गुणे कर देंगे 540। अब इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 गुणे 4 बराबर का 240। तो राइट आंसर कितना आ गया आपका 240 पृष्ठों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, शरबत के 2 मिश्रण हैं, पहले मिश्रण में पानी और शरबत
का अनुपात दिया गया 4:3 है और दूसरे मिश्रण में इसका अनुपात दिया गया 3:2 है, तो दोनों का क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा? ये सवाल आपका दो तरीके से लग सकता है, एक तो इसका बेसिक मेथड है, एक थोड़ा आपका ट्रिकी मेथड है। तो आज के इस क्वेश्चन में आपको इसका बेसिक मेथड आपको बता देता हूं। देखो, पहले अनुपात क्या, पहले मिश्रण में पानी और शरबत, ये ध्यान रखना पहले बात किसकी की गई। पहले बात हुई पानी की, बात हुई, सेकंड में बात हुई शरबत की। पहले किसकी बात हुई? पानी की, सेकंड में बात हुई शरबत में। अगर जो पहला मिश्रण है, पहले मिश्रण अगर हम बात करें पानी की मात्रा क्या है पहले मिश्रण में, तो पानी बराबर क्या हो जाएगा इसमें, टोटल आपका 4:3 यानी 4 3 7। पानी कितना हो जाएगा? पानी हो गया यहाँ पे 4/7, ये हो गया पानी पहले मिश्रण में। अब पहले वाले में शरबत कितना हो जाएगा? शरबत का मिश्रण कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 3/7 हो जाएगा। ये हो जाता पहले वाले में, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका सेकंड वाला है, सेकंड वाले में आ जाओ। फिर कह रहा है कि दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 टोटल। अब इसमें अगर हम बात करें पानी कितना है, पहले वाले में पानी कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा। पानी कितना हो गया ऊपर? 3/5 तो पानी हो गया। अब ये बताओ इसमें शरबत कितनी है? शरबत का रेशियो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2/5 आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया इन दोनों को अगर 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाए, 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाए, यानी इसका अगर हम 1 भाग लेंगे, इसका हम 2 भाग लेंगे और दोनों का मिला दें, तो वो जो हमारा मिश्रण बनेगा उसमें हमें ये बताना है, उसमें बताओ उसका रेशियो यहाँ पे क्या होगा। उसका रेशियो पूछा जा रहा है, क्या आपका हो जाएगा। देखो बिल्कुल ये आपका बेसिक मेथड है, ये आपका बेसिक मेथड है। एक इसका ट्रिकी मेथड भी होता, आगे जो सवाल आएंगे हमारे अगले प्रैक्टिस में उसमें मैं आपको ट्रिकी मेथड इसका बताऊंगा। पहले आपको बेसिक मेथड यहाँ पता होना चाहिए। जो पहले क्या करते हैं, पानी पानी ऊपर लिख देते हैं, पानी यहाँ पे है और ये पानी, ये दोनों पानी पानी हो गए। तो जो पहला वाला मिश्रण हमारा है क्या है? 4/7। तो पहले वाले मिश्रण कितना भाग लेंगे हम? एक ही भाग तो लेंगे पहले वाले, इसका हम ले रहे हैं 1 भाग और प्लस। अब ये जो इसके बाद पानी वाला भाग ये है 3/5, इसमें हम कितना भाग लेंगे? इसका भाग लेंगे सेकंड वाले का 2 बटे। अब शरबत वाले में आ जाओ। पहले में शरबत क्या है? 3/7। क्या लिखा? 3/7। पहले वाले में भाग कितना ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, 1 और प्लस का इसमें शरबत क्या है आपका? 2/5। कितना भाग लेंगे इसका? हम 2 भाग लेंगे, 2 से कर दोगे गुणा। अब इसे सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आपका आएगा वही आपका रेशियो ही निकल के आएगा, वही रेशियो ही आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसे आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करिए, कैसे हो जाएगा? देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, इसको गुणा करिए, कितना हो जाएगा? अगर जब आप इनका गुणा करेंगे, ये कितना हो गया हमारा? ये आपका हो गया 4/7 प्लस का 6/5/3/7 और प्लस का ये कितना हो जाएगा? 4 हमारा यहाँ पे 5 आपका हो गया। अब इसे जब आप से सॉल्व करेंगे यानी कि तिर्यक लेके, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये आपका हो गया 20 प्लस 42 और बटे कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 15 प्लस 28, 15 प्लस ये हमारा हो गया 28 यहाँ पे हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर जोड़िए, कितना हो गया? ऊपर हो जाएगा हमारा 62। जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ऊपर तो हो गया हमारा 62 हो गया, 62 नीचे कितना हो जाएगा? ये आपका 43, कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तो यही आपका रेशियो हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? ये आपका निकल के आ जाएगा 62 अनुपात आपका 43, 62 अनुपात 43, ये हमारा आंसर आपका हो जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है? 62 अनुपात 43। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बस हवाले में कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, जहां से बड़ी आसानी से सभी के आंसर वहां पे आप दे सकते हैं। किसी के भी आंसर देने में कोई दिक्कत वहां पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब इसके बाद दोस्तों हमारी क्या होगी? बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से क्या होगी? बायोलॉजी क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे और ये सारे जो बायोलॉजी क्लास होगी, यहाँ से मैम यहाँ सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप वहाँ प्रैक्टिस करते चलना, जो जो यहाँ क्वेश्चन बताया जाए सारे आप यहाँ पे नोट करते चलना, और जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे उसका आप रिवीजन करते चलिएगा। और इसकी पीडीएफ में सुबह आपको 6 बजे प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अभी अगर आपके ग्रुप में न जुड़े हो तो हाय लिख के मैसेज करना, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना ग्रुप में। इसकी पीडीएफ भी आपको सुबह 6 बजे वहां पे आपको मिल जाएगी। और जो आपके पास नोट्स है, अगर आप तैयारी करते चलो, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो भाई गलती मत करो, नोट्स प्रॉपर लो, अभी तैयारी करना घर में बैठ के स्टार्ट कर दीजिए। आइए मैम आगे के सवाल आप कराइए, आगे सारे सवाल मैम यहाँ पे कराने वाली है।
तो अब हम बताएंगे आप लोग को इसके आगे का बच्चों। इसके आगे बायो और केमिस्ट्री जो हमारी आर्मी नर्सिंग में पूछी जाती है, वो वाला हमारा सेट 11 जो हम लोग लगाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस अब मैं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन देखो आ रहा है जो कि बायो का है, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा एंजाइम इनमें से है जो हमारा प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। देखो प्रोटीन क्या होती है, हमारी प्रोटीन चेन होती है अमाइनो एसिड की। ठीक है, एक सेकेंड। अमाइनो एसिड्स हमारे जो है जुड़े होते हैं प्रोटीन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। वही प्रोटीन बच्चों, वही प्रोटीन जो शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो है मसल्स के लिए प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी मसल में अगर प्रोटीन सही मात्रा में नहीं जाएगा तो हमसे ठीक से सामान नहीं उठेगा। जो भी इंसान, बच्चा जो भी देख रहा है ये वीडियो, आप भारी सामान उठाइए और आपसे ना उठे यदि, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है। प्रोटीन खाओ ठीक से, ठीक है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे आ रहे हैं लाइपेज, अमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन। बताइए, किसी को पता है? किसी को इसका आंसर पता है? लाइपेज होगा, अमाइलेज होगा, टाइलिन होगा या पेप्सिन होगा? देखो, अच्छा ऑप्शन बी, ठीक है। नहीं बेटा, देखो इसका आंसर मैं बताती हूँ आप लोग को। इसका आंसर है पेप्सिन, ठीक है। हमारा पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, ठीक है। जो कि आपका एसिड में मिलके पेट में मौजूद होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। किससे? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, कहाँ होते हैं? पेट के अंदर, आमाशय के अंदर। हमारे पेट में क्या होता है बच्चों? पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं? ये एसिड रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं, पेप्सिन रिलीज करते हैं, रेनिन रिलीज करते हैं, लाइपेज रिलीज करते हैं, नहीं ठीक है। मतलब बेसिकली आपके जितने एंजाइम्स है और एसिड है वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, मतलब ये जो हमारा पेप्सिन है, ये जब एसिड से मिलता है तो ये मिलके प्रोपेप्सिन बना लेता है। क्या बनाता है? प्रोपेप्सिन, मतलब कि एक्टिवेटेड, अब मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन करता है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? पेप्सिन है, ठीक है। पेप्सिन हमारा प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, आंसर होगा डी, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिल्क प्रोटीन। देखो मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है हमारा, ठीक है। मिल्क प्रोटीन हमारा ग्लाइसिन, गैलेक्टोज, रेनिन, केजिन, कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? देखो, किसी को आंसर पता है? अच्छा, कमेंट बॉक्स पे जो भी आंसर आ रहे हैं आगे मैं बता देती हूँ हम लोग को। इसका आंसर है केजीन। केजीन दूध में मौजूद होता है, जो हम लोग पनीर देख रहे हैं, केजीन, ठीक है। पनीर में आपका जो है केजीन मौजूद होता है और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे आपके केजीन में मौजूद है। देखो वे प्रोटीन भी सुन रहे होगे आजकल आप लोग, मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है ना, वे प्रोटीन खाओ, वे प्रोटीन लो, वे प्रोटीन पी रहे हैं लोग जिम के नाम पे। तो वे प्रोटीन भी आपका मिल्क से बनता है। क्या होता है, जब आप पनीर निकल जाता है तो पनीर के नीचे थोड़ा सा पानी बचता है सफेद रंग का, है ना, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, वो होते हैं आपके वे प्रोटीन, समझ रहे हो। तो वे प्रोटीन भी लेते हैं, जिम जा रहा है जो, वो ले रहा होगा वे प्रोटीन, वे प्रोटीन ले रहा होगा और वो ले रहा होगा केराटिन, है ना। मैं भी सोच रही हूँ जिम ज्वाइन कर लूँ, हो नहीं पाएगा मुझसे ना ना। खैर छोड़ो, आगे आ जाते हैं। Diversity is difference between individual of the same species, difference between offspring of the same parent, difference between parents and offspring. Option C, all of the above. What is the answer of this question if in accordance to you guys? क्या है? देखो क्या है इसका आंसर, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि पेरेंट्स के जो है सॉरी, सेम स्पीशीज के बीच में जो डिफरेंस है वो, या फिर आपका जो है ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स, मतलब सेम पेरेंट्स के जो अलग अलग बच्चे हैं, जैसे मैं, मेरा भाई अलग अलग है, हम लोग के अलग में डिफरेंस है, ठीक है। तो या फिर पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में डिफरेंस। बेटा देखो इसका आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि डाइवर्सिटी में ये सब आता है आपका, है ना। डाइवर्सिटी आपका सब कुछ इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है कि मतलब कैसे हम सब लोग मिल के एक साथ रह रहे हैं और अलग अलग प्रजाति के हैं, तो ये चीज बताता है Bacilli are bacteria which शेप पूछी जा रही मुझे लग रहा है यहाँ पे, हाँ
ठीक है, शेप पूछी जा रही है, इसमें से डैश होते हैं, ठीक है। ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं, मतलब ऐसे आपके जो है स्मॉलेस्ट वो हैं जो कि डैश होते हैं, मतलब डैश मतलब इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन, कौन सी शेप होती है। देखो कॉमा के साइज के रॉड शेप, स्पेरिकल, कोलॉइडल शेप कौन सी होती है, ठीक है। इनमें से कौन सा आंसर, व्हाट इज योर ओपिनियन। भैया कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, हम देख रहे हैं यहाँ से, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। देखो आपका इसका आंसर हो जाएगा रॉड शेप, ठीक है। क्या हो जाएगा, रॉड शेप। ये किस तरीके की होती है आपकी बेसिलीज, रॉड शेप की होती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं गाइस। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ऑन अर्थ। ऐसा पहला कौन सा ऑर्गेनिज्म था जो पृथ्वी पर आया सबसे पहले और वो ऑक्सीजन बनाता होगा, बताओ। क्योंकि देखो बात ये थी कि जब हम लोग सब लोग आए हैं, हम लोग आए बहुत देर में हैं, ठीक है, ह्यूमंस तो बहुत देर में आए हैं, तो उससे पहले सेल्स आए थे, है ना, सेल आए थे। तो कौन सा ऐसा पहला यूनिसेलुलर है आपका जो आपको फोटोसिंथेसिस दे रहा है सबसे पहला। तो सबसे पहला आपका दे रहा है, देखो साइनोबैक्टीरिया नहीं दे रहा, ब्रायोफाइट नहीं दे रहा, बैक्टीरिया नहीं दे रहा, ग्रीन एल्गी दे रहा है। ग्रीन एल्गी हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। और आजकल तो खाया भी जा रहा है ना, ये जो है बच्चों ग्रीन एल्गी। यदि आप खाओगे तो आपकी बॉडी में काफी से न्यूट्रिशंस आते हैं। बाकी खाना हो तो खा लो, सह लेना खा पाओ तो, ठीक है। क्योंकि मैं मोटी ठीक हूँ, आई एम फाइन विद दिस फैटी फेस एंड फैटी बॉडी। मैं फैट ठीक है, मेरा फैट चल रहा है, नहीं है। देखो ग्रीन एल्गी जो होती है हमारी, ग्रीन एल्गी क्या करती है, पानी के ऊपर बैठती है, ठीक है, जहाँ पानी ठहरा हुआ होता है वहां पे बैठती है और उसके ऊपर बैठ के फोटोसिंथेसिस। अब देखो ऐसे देखा जाए तो ग्रीन एल्गी का होना बहुत अच्छा है ना। ग्रीन एल्गी जो है पूरे तालाब में बिछ जाए, मजा ही आ जाए बिल्कुल, मतलब ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन बन रही है। लेकिन जो अंदर होते हैं ना जीव, जिनकी वजह से पानी की पूरी साइकिल चल रही है, मछलियां, वो बेचारी जी नहीं पाएंगी, तो इसलिए इनका होना उतना अच्छा भी नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड। इनमें से कौन सा है, शार्क, स्नेक, सामन, स्नेल। देखो शार्क में भी डिफाइन कर सकते हो, स्नेक में भी डिफाइन कर सकते हो, सामन तो मछली होती है, ठीक है। सामन फिश, यू नो सामन स्किन रोल, जिसने भी फ्रेंड्स देखी होगी, उनागी नहीं, सामन स्किन रोल, जो रेच ने बोला था, रेचल ने, ठीक है। स्नेल, इसका आंसर क्या होगा, स्नेल। भाई स्नेल में डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता, घोगा, हिंदी में क्या कहते हैं, घोगा, ठीक है। इसमें आप सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते कि मेल है कि फीमेल है जेनेटिकली। आगे आ जाते हैं। डाइजेशन के दौरान कौन से एनर्जी चेंजेस आते हैं। पहला हीट एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। ये टू होगा, नहीं ये टू नहीं होगा, सही है सही है सही है सही है, थोड़ा आगे पीछे रीड कर लेना चाहिए था मुझे। केमिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। देखो क्या होता है आपकी केमिकल से, यानी कि क्यों, क्योंकि फूड में एंजाइम, मतलब एंजाइम जो है फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, वो केमिकल प्रोसेस होगा आपका, उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी रिलीज होगी। तो वो कौन सी एनर्जी होगी बच्चों, गर्माहट वाली एनर्जी होगी, हीट होगा, हीट, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, तो हाथ रगड़ लो, ये होगा भाई, ये हमने हाथ रगड़ लिए, हीट जनरेट हो गया, हाथ गर्म हो गया, है ना। विंटर्स में तो मजा आती है, देखो मुझसे मुझसे फील लो विंटर्स का, विंटर की फीलिंग आ रही है आप लोग को मुझे देख के, मुझे आ रही है क्योंकि ठीक है। क्या है, लाइट एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, नहीं ऐसा तो है नहीं हमने खाना खाया और हम में से एकदम रोशनी प्रकाश एकदम प्रकट होने लग गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हम भाई लाइट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होते। बेसिकली आंसर क्या है हमारा, हीट एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। भाई केमिकल एनर्जी जब हमारे अंदर ब्रेक डाउन होगा तो हीट रिलीज होगी, ठीक है, तो वही हमारा हीट एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी होता है आंसर इसका। The voice changes during puberty. Why does it happen? आवाज बदल जाती है क्योंकि सिगरेट पीते हैं बच्चे ठीक है, या फिर मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ लंग्स, या फिर डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स, ठीक है। जो बच्चों लड़कों
तुम लोग की आवाज जो ऐसे हो जाती है, मैं कर पा रही हूँ शायद मैं कर पा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, जो आवाज जो बहुत हैवी हो जाती है, वो क्यों होती है? पता है किसी को इसका आंसर? किसी को पता है? सिगरेट पीते हो? छी, गंदी बात, छी, ऐसे नहीं करते। गंदी हरकतें नहीं, नो 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 नो। मस्कुलर डेवलपमेंट, हाँ मसल्स बन जाती है ना, यहाँ पे हमारे ये डेवलप हो गई, इतनी मसल आ गई, ऐसा भी नहीं होता है। लंग्स बड़े हो जाते होंगे, है ना? नहीं, लैरिंक्स बॉक्स होता है हमारा, जो कि वॉइस बॉक्स के नीचे यहाँ पे मौजूद होता है, जहां से आवाज निकलती है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो भी प्यूबर्टी के दौरान लड़कों में, जिसकी वजह से उनकी जो एकदम मतलब एडम्स एप्पल निकल आता है, एकदम कितना क्यूट लगता है लड़कियों को, है ना? एडम्स एप्पल निकल आता है और वही आपका जो है आवाज बदल देता है, हैवी हो जाती है आवाज, भारी। लड़कियों की आवाज तो खैर चुभने वाली आवाज होती है ना, क्यों चुभ रही है। चुभने वाली आवाज होती है। हाँ, लड़कियों की एक्चुअल में पिच बहुत ज्यादा वो होती है। चलो कोई बात नहीं। पल्स बीट इज मेजर बाय नाड़ी, जो नाड़ी नाड़ी नहीं, नॉट नारी, नाड़ी नाड़ी चलती है हमारी, पल्सेस होती है यहाँ पे, है ना, धक 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 धक। कैसे, किससे मेजर करते हो? जो हाथ रख रहे हो। मेरा हाथ फाइनली बाहर आया। पता है मैं स्क्रीन पे लग रही हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ रियलिटी में। ये मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ खैर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे होती है। तो ये जो बीट आप मेजर कर रहे हो, ये किससे कर रहे हो? कुछ पता है? कौन धड़क रहा है यहाँ पे अंदर? धक 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 धक, किससे मेजर कर रहे हो? आर्टरी की बेटा, आर्टरी की मेजर करते हो। वेन्स तो आप ऊपर स्किन पे देख सकते हो, ग्रीन कलर की होती है। दिख रही हो मेरी वेन्स दिख रही है? नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी होती है, स्किन पे भी दिखती है। जिनकी स्किन लाल हो जाती है सर्दियों में, उनकी कैपिलरीज की वजह से होती है, दिखता है वो। ठीक है, नर्व्स तो दोनों ही हो गई। ठीक है, आर्टरी हमारी जो होती है, आर्टरी आपकी डिटरमाइन करती है पल्स रेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हार्ट से लेके आ रही है। ठीक है, तो धक 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 हार्ट की बीट को कॉपी करती है। और ये जब मतलब बुखार होता है तो डॉक्टर ये पकड़ता है ना, जो तो वो यही यही इसकी इसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा होता है। Which of the following organ does the urea cycle occurs in human? आपका पेनक्रियाज में, लिवर में, या लंग्स में, या किडनी में? जबलपुर जेडारू का क्वेश्चन है ये हमारा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आते हुए। देखो बताओ इसका आंसर, किसी को पता है? Does anybody knows? Knows? पेनक्रियाज में? क्या बेटा, ये क्या आंसर हुआ कि पेनक्रियाज में? पेनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। देखो इसका आंसर होगा लिवर। ठीक है, लिवर में हमारा जो है वो यूरिया का, भाई लिवर ही है उसका प्रोसेस कर रहा है, यूरिया साइकिल कर रहा है। ठीक है, देखो एक बार समझो, जो यूरिया आप पेड़ों में पौधों में पा रहे हो, वो ऑलरेडी हमारी बॉडी जो है बाहर निकालती है, एलिमिनेट करती है। भाई यही यूरिया तो यूरिन में चला जाता है। कहाँ गया लिवर? ठीक है, लिवर से जो है यूरिया यूरिन में चला जाता है, बिलुरुबिन के साथ में, बिलुरुबिन बिलुबर्डिन के साथ में। ठीक है, क्या होता है आपका जो लिवर है वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है और वही स्टोर कर रहा है। ठीक है, किसको? यूरिन को पहले। ठीक है, तो वहां पे जा रहा है, फिर वो किडनी के पास भेज देता है। किडनी जो है सॉरी, फिर वो जो है वो वहां से ट्रांसफर कर देता है। किडनी का काम फिल्टरेशन का होता है, लंग्स का काम सांस लेने का होता है। ठीक है, तो लिवर जो है हमारा वो करेगा आपका यूरिया साइकिल परफॉर्म। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? कौन करेगा? लिवर करेगा। लिवर बेचारा निकालता रहता है और हम पेड़ों के जरिए डालते रहते हैं बॉडी में। ठीक है, क्या होता है, लिवर क्या करता है, स्वेट के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, कई फॉर्म में आपकी बॉडी से एलिमिनेट आउट करने की कोशिश करता है यूरिया को। तो यूरिया अच्छी नहीं है। पेड़ों में भी आजकल देखो प्रोडक्शन रेट बहुत कम हो गया है। क्या बच्चों, खेती देखो यार, खेत संभालो, कितना जरूरी है पता है? प्रोडक्शन हम लोग देख नहीं रहे आजकल। हर कोई कह रहा है अरे यार खेती खेती नहीं करनी, खेती नहीं करनी, पर पता है अगर नहीं करनी तो बहुत नुकसान है। क्योंकि हम आज के एनवायरमेंट के समझ नहीं रहे, केमिकल को नहीं समझ रहे, नीड को नहीं समझ रहे, और हम खा रहे हैं। प्रोडक्शन हमें बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन हम हेल्प करने को तैयार नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो हम सबको जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी लेनी चाहिए कि आगे की एज में, अभी जॉब कर लो मस्त एकदम, लेकिन आगे की एज में हमें सपोर्ट करना चाहिए फार्मिंग को। एक बार तो करनी चाहिए। अब ये नहीं कि छत पे बिल्कुल मैं गमले लगा लिए, मैंने कर ली फार्मिंग, कल्चरल फार्मिंग, वो नहीं करनी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक कलर टू द आईज? जब आपका जयपुर जेडारो में क्वेश्चन आया है, कौन है जो रंग दे रहा है आंखों को? देखो मेरी आंखें, देखो मेरी आंखों में जाऊं को। देखो मेरी आंखें जो है ब्लैक कलर की दिख रही है। ब्लैक है ना, ब्लैक ही है, ब्लैक दिख रही होगी, ब्लैक है भाई। ब्लैक कलर ये आता किसकी वजह से? आइरिस की वजह से। ठीक है, रेटिना कौन होता है? रेटिना होता है आंखों के पीछे, ठीक, यहाँ पे ये आंख है, ये लेगा लाइट सबसे पहले,
और बताएगा कि अरे यार सिग्नल आ गया, चलो काम करते हैं, ठीक है। बस मैं खांसती रहूंगी ऐसे ही, जस्ट अ बेसिक दमा का पेशेंट, ठीक है। देखो क्या होता है बच्चों, आइरिस का एक फंक्शन समझो पहले तो। आइरिस क्या करती है हमारी, मैं 2 बार स्क्रीन इधर उधर स्विच किया है। देखो आइरिस क्या करती है, जब हम लोग धूप में जाते हैं तो सिकुड़ जाती है ना। धूप में क्या होता है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। और जब घर में मतलब रोशनी कम होती है तो वो लार्ज करती है, मतलब वो हमारे कितनी अमाउंट ऑफ आंख में लाइट जाएगी, ये चीज कंट्रोल करने वाली हमारी आइरिस होती है। इसका होना भी अपने आप में बहुत जरूरी है। नेफ्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विद, नेफ्रॉन किसमें मौजूद होते हैं, लिवर में भाई, लिवर में नेफ्रॉन होते हैं, नहीं नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में मौजूद होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं ये, समझ रहे हो, यही होते हैं छोटे छोटे फिल्टर्स। इन्हीं के बीच में अक्सर क्या है बच्चों, वो फंस जाता है पत्थर, सॉरी, जिनको पथरी हो जाती है, दैट इज सो ट्रू, ठीक है। तो किडनी में जो है हमारे नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहोगे, किडनी के, भाई किसकी स्टडी को कहोगे, किडनी की स्टडी करोगे ना नेफ्रोलॉजी में, किडनी आएगी आपकी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, अच्छा सह लेंगे भाई। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, एंकल की, जो एंकल में मौजूद है, या फिर आपके जो है शाइन बोन जो है वो है, या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, बोन नहीं होती, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी अलग चीज है जो कि आपकी बैक बोन से अटैच्ड होती है, ठीक है। या फिर आपकी थाई बोन्स में, जो थाई बोन्स, थाइज में तो हमारी फेमर मौजूद होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारी थाइज में होती है ना। ये मैंने थाई बना दी, यहाँ पे बना दिए घुटने, ये बना दिया पैर, वाओ व्हाट अ थाई आई हैव ड्रॉन, ठीक है। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट होती है, सबसे सारे शरीर का वजन आपकी थाइस झेलती है, ठीक है। आपके मतलब ये बोन इतनी स्ट्रांग होती है कि ये आपकी पूरी बॉडी का वजन झेल सके। तो पैर ही है हमारे जो आपके मतलब पूरी बॉडी वेट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहाँ पे मौजूद है, थाई बोन में, ठीक है। डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन, डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन कॉजेज डायबिटीज। किसी को पता है कौन है जिसके वजह से आपका जो है डायबिटीज होता है। एड्रेनलिन जो है वो रिलीज होता है किसमें, हमारे किडनी में। तो ये कब होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, कुत्ता दौड़ाने वाला आता है जब, तब रिलीज होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ब्रेन में रिलीज होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन तो भाई ब्रेन में, जिनको मतलब जैसे देखो, एक तो ये ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जब मतलब फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन होता है तो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, और यही इसी के इंजेक्शन जो है भैंस को बहुत ज्यादा दिए जाते हैं ताकि वो ज्यादा मात्रा में दूध दे। तो जो है ऑक्सीटोसिन तो नहीं हो सकता ना, ना इसकी वजह से डायबिटीज नहीं होता, इसकी वजह से नींद आती है लेकिन, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, इंसुलिन। योर आंसर इज इंसुलिन। थायरॉक्सिन थायराइड में रिलीज होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में काफी हद तक जो है काफी से फंक्शन करता है थायराइड, आपका जो ग्लैंड है। जिनको थायराइड हो जाता है, कहते हैं ना हमें थायराइड हो गया है, वो इसी वजह से होता है, इसकी बेचारे की मात्रा है तो बहुत बढ़ जाएगी, बहुत कम हो जाए, आयोडीन आपका वेरी करता है इसमें, ठीक है। तो क्या होता है कि थायराइड, थायरॉक्सिन जो है आपका, वो अगर आपको बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है आपको, तो मोटे होने लगते हैं, वेट गेन होने लगता है। मुझे नहीं है, मैं मोटी हूँ पर मुझे नहीं है। आगे आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग एडोलेसेंस। हाँ बताओ, सबसे ज्यादा आपको किस चीज की जरूरत है। पहला तो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड, लो इन सैचुरेटेड फैट, आयरन रिच, रिच इन प्रोटीन। कौन सी डाइट की जरूरत है, देखो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड आपकी होनी चाहिए डाइट, ठीक है। आंसर इसका ए है। क्यों, क्योंकि बच्चों आप लोगों को इस समय जब आपकी एडोलेसेंस चल रही होती है, ठीक है, इस एज में आपको जो है सबसे ज्यादा मतलब मिनरल्स आपकी पूरी बॉडी डिमांड करेगी। देखो बोन्स जो होती है वो मिनरल से और कैल्शियम से मिलके बनती है, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिंक हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमारा ब्लड का फ्लो प्रॉपर नॉर्मल बना रहे, आयरन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको सारे न्यूट्रिशन बैलेंस चाहिए। इस टाइम आपको दूध भी पीना है, ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, फूड भी खाना है प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। अब जो बच्चे आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ट्रांस फैट से, जो कि हमारा बर्गर, पिज्जा,
ये सब हो गया, है ना। तो अच्छा तो मुझे भी लगता है, सत्य तो घटना यही है कि मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, एक आप लिमिट रखिए, आप 2 हफ्ते में 1 बार खा लो, है ना। है अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, नहीं तो कोशिश करो कि महीने में 1 बार खाओ, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है, वो फैट है, ठीक है? वो फाइबर नहीं है, वो न्यूट्रिशन नहीं है, वो मिनरल नहीं है, वो हेल्दी चीज़ नहीं है। जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उसमें वैसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली इसीलिए जो है आजकल जो बहुत ज़्यादा लोग बच्चे खाने लग गए हैं, उन्हें उसकी कंज़म्पशन कम करनी चाहिए। आप अगर वो खा भी रहे हो बच्चों, तो आप अपनी पूरी डे की डाइट देखो कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हो। आप कहोगे मैम हम तो दाल पी रहे हैं, तो 1 कटोरी दाल में कितना प्रोटीन होगा? ज़रा-सा बिल्कुल। तो प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाइए, न्यूट्रिशंस की मात्रा बढ़ाइए आप अपनी बॉडी में, तब जाके आपकी बॉडी बैलेंस बढ़ेगी, नहीं तो अभी कुछ नहीं पता चलेगा। 30 आते-आते ना जो हालत हो जाएगी 30 आते-आते, मम्मी बहुत पैर दर्द हो रहे हैं, वो होने लगता है। जिनको अभी से दर्द हो रहा है उनके में न्यूट्रिशन की कमी है। आगे आ जाते हैं। हु प्रोनाउंस द बेसिक थ्योरी? केमिस्ट्री पे आ गए भैया, हम लोग केमिस्ट्री पे आ चुके हैं। बायो हमारा हो गया, अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। हु प्रोनाउंस्ड द प्रोनाउंस्ड होगा द बेसिक थ्योरी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर से रिलेटेड किसने दी थी? जॉन मिल्टन ने, जॉन डाल्टन ने, मेंडलीव ने, मेंडलीव सही है, मेंडल लिखा है, मेंडल ने या फिर आपके लेवोइजर ने, ठीक है। किसने दी थी? देखो, लेवोइजर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो इसका आंसर होगा डी। आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोइजर। ठीक है। जॉन डाल्टन ने तो ये बात कही थी कि एटम नामक कोई चीज होती है और आपकी एटम फर्दर मोर ब्रेक डाउन नहीं होती, ठीक है। एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट होता है और जो है किसी भी आप मैटर को यदि आप तोड़ोगे सबसे ज्यादा किसी भी आखिरी स्टेज पे वो केस में कन्वर्ट होगा आपका एटम में। भजन चल रहा है ना बिल्कुल। धातुओं के चलो, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्टिंग मेटल इन द फॉर्म ऑफ थिन वायर कॉल्ड? देखो, आपका जो है पतली पतली तार में आप जो है डक्टाइल कर देते हो, है ना, ठीक है, डक्टाइल कर देते हो, तो उस प्रोसेस को, वो जो आपका इसको मेथड को, कास्टिंग को क्या कहोगे, है ना, इस कैरेक्टरिस्टिक का कास्टिंग को क्या कहोगे? तो ये आपकी टेंसाइल होती है, ठीक है। नॉन एक्सपेंडेबल तो नहीं है भैया, आप खींच सकते हो उसको, तार को यहाँ से खींचना चालू करो, बहुत लंबा खींचता है। किसका? मेटल का होना चाहिए। प्लास्टिक के तार खींच रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। रिएक्टिविटी से तो आप ये चेक करोगे ना कि कितना ज्यादा वो रिएक्टिव है, कंडक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आग लगा दी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सोल्यूबिलिटी हम नहीं चेक करेंगे, ये हमें करना ही नहीं है, क्योंकि अगर यही करना होता तो हम तार ही क्यों बना रहे होते, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? टेंसाइल, ठीक है। आपका तन्यता, कितनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसका मतलब आप खींच कितना सकते हो और वो टूटे ना और वो लंबा होकर एक तार में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मेटल भैया, मेटल से तार बनता है, तुम लोगों ने देखा होगा, वायर्स जितनी भी होती है वायर्स के बीच में भैया मेटल होता है, देखा है, मेटल होता है वायर्स के बीच में। निकाल के ये मत करना गा, मैम ये सब सिखा रही है। विच इज नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम? सब एटॉमिक पार्टिकल एटम है, एटम में कौन कौन मौजूद है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आंसर क्या होगा? बताओ तो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक तो बच्चे तुम लोग इतने अच्छे हो, लिखा है सब कुछ, ए आंसर कर रहे हैं कुछ लोग। इसका आंसर होगा ए। जिनॉन, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा जिनॉन। जिनॉन इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ये खुद में बेचारा चलता फिरता एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको बेचारे को हम लोग जो है सब एटॉमिक पार्टिकल ना बनाते हुए शराफत से उसको जीने देते हैं, उसको जीवन करने देते हैं। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? इसमें से आपका कौन सा है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। कौन है? बताओ, आंसर दो।
डोरेमोन। टाइटेनियम भैया, टाइटेनियम जो है आप लोग का वो नॉन रिएक्टिव है, वो 2000 डिग्री को झेल सकता है। और दूसरा ये जो है ऐसा है जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, ये कहेगा कि रहने दीजिए, राधे राधे, ठीक है, नमस्कार, मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता, बस बात खत्म, ठीक है। टाइटेनियम रिएक्टिव नहीं होता बच्चों, टाइटेनियम का आदत ये है कि वो रिएक्टिव नहीं होता है जल्दी। ओके, इसमें पाया जाता है, डी ब्लॉक में पाया जाता है टाइटेनियम, ठीक है। मैरी क्यूरी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर हुज डिस्कवरी, इसमें से क्या उन्होंने डिस्कवर किया था? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ओरियम, कौन सी डिस्कवरी की थी? बहुत फेमस स्टोरी है भैया मैरी क्यूरी की। देखो मैरी क्यूरी ने डिस्कवरी दी थी रेडियम की, और वो उसको पॉकेट में लेके घूमती थी, जिसकी वजह से वो रेडिएशन करता था, और उनकी डेथ जल्दी होने का रीजन भी यही था, वो जल्दी मर गई थी क्योंकि वो धीरे धीरे रेडिएशन करता था, उनकी बॉडी में वो रेडिएशन जाती थी, और उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो इसकी डिस्कवरी करने, रेडियम की डिस्कवरी दी थी मैरी क्यूरी ने, और इसी की वजह से इनकी डेथ भी जल्दी हुई थी। लेकिन एक बात पता है, ये हमारी पहली फीमेल साइंटिस्ट थी, पहली फीमेल केमिस्ट थी भैया, घमंड होना चाहिए कि पहली फीमेल केमिस्ट थी। नहीं घमंड नहीं, घमंड मत करो, घमंड करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे कि हमारी पहली फीमेल साइंटिस्ट थी, मतलब सारे मेल साइंटिस्ट लाइन से बैठे, उस बीच में इकलौती ये बैठी हुई है फीमेल, इन्होंने डिस्कवरी दी थी रेडियम की। फैमिली में सभी ने जो है साइंस में काम किया था, मतलब हस्बैंड भी इनके थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, किसमें इसमें से किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, आयोडीन का, बताओ आंसर पता है किसी को? डाउन टू द ग्रुप घूमना है? क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, है ना? डाउन टू द ग्रुप किसका होगा? आयोडीन का होगा भाई, डी आंसर है इसका। डाउन टू द ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, है। तो डाउन टू द ग्रुप हम मूव करते हैं तो वो आपका जो है साइज बढ़ता है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन। आयोडीन का सबसे बड़ा होगा, ऑक्सीजन का छोटा होगा, फ्लोरीन का आपका ऑक्सीजन का सबसे छोटा होगा इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कम है ना इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज पॉपुलर एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस कौन सी होती है हमारी? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या लिखा है? नाइट्स ऑक्साइड है, ठीक है। और आपका जो है नाइट्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। देखो आपकी जो है नाइट्रोजन की ही वो गैस होती है जो आपकी लाफिंग गैस होती है। ये मूवी आई थी एक, कौन सी मूवी थी, कौन सी मूवी थी? आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर द नेम, मैं मूवीज के नेम भूल जाती हूँ। उसमें अक्षय कुमार की मूवी थी, उसमें उन्होंने लास्ट में लाफिंग गैस जो है छोड़ दी थी, ठीक है। तो वो जो है आपकी पूरे में फैल गई थी, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा हंसी आई थी सबको। तो इसका आंसर आपका जो है नाइट्स ऑक्साइड जो है, ठीक है। ये गैस जो थी हमारी बहुत ज्यादा लाफिंग, मतलब इसकी वजह से हुई थी, जो मतलब पूरे में हंसा सके। अगर ये गैस आप लोग स्मेल कर लो और निकल जाओ, क्या 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 करते घूमोगे पूरे में, क्या 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 करते रहोगे, हंसते रहोगे, इतनी ज्यादा ये स्ट्रांग होती है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? कार्बन का एलोट्रॉप कौन है? चौक, चौक नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट चौक होती है हमारी, जिप्सम भी नहीं है। जिप्सम हमारा क्या होता है? जिप्सम होता है पीओपी, जब गीला कर दिया जाता है तो जिप्सम बनता है। मार्बल, डायमंड, मार्बल भी नहीं है। मार्बल देखो है तो कार्बन ही सब कुछ, लेकिन मार्बल भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डायमंड, हीरा। हीरा जो है बच्चों, हीरा, तू मेरा हीरा है रे, ठीक है। डायमंड जो है वो आपका एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। लेयर बाय लेयर कार्बन इसमें जुड़ी होती है इस तरीके से। डायमंड बना रहे क्या? नहीं बनेगा, रहने दो, मैं हूं ना डायमंड खुद में एक, ठीक है। जो इसका आंसर है डायमंड। चलो, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट का सबसे कॉमन नेम क्या है? आपका बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और आपका NaCO3। सोडियम कार्बोनेट किस में यूज होता है, और आपका इसका कॉमन नाम क्या है? क्या है ये, क्यों है ये? वॉशिंग सोडा, निरमा, वॉशिंग पाउडर, निरमा, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो है बच्चों, उसको हम लोग जो है NaCO3 जो है आपका कॉमन सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, कॉमनली इसको आप क्या कहोगे? वॉशिंग सोडा। आगे आ जाते हैं। मेटल विच कैन बी इजिली कट विद द नाइफ, सॉफ्ट होते हैं बहुत नेचर में, चक्कू लो और ऐसे काटते चले जाओ स्लाइस में, ठीक है। ये देखो ऐसे काट रहे हैं, थोड़ी हाइट कम है ना तो मेरा हाथ नहीं दिख रहा होगा। देखो कॉपर तो नहीं है,
गोल्ड क्या इसको लेके मैं काट सकती हूँ? ये मैंने पकड़ा और ऐसे काट दिया बीच में से, ना। एल्यूमिनियम भी नहीं, इसका आंसर है सोडियम। सोडियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके रिएक्टिव भी होते हैं और सॉफ्ट मेटल होते हैं। जो आपके फर्स्ट वाले हैं वो तो सारे ही सॉफ्ट है, बहुत लिक्विड। अरे सीशियम तो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, फर्स्ट ग्रुप वाले जितने भी हमारे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल आयन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? कौन है इसमें से जो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? खून के थक्के जम जाते हैं ना, कहाँ जमते हैं खून के थक्के? देखो क्या होता है, जब चोट लग जाती है तो क्लॉटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लॉटिंग नहीं होगी आपकी चोट पर तो बच्चों क्या होगा, खून कंटिन्यूअसली निकलता चला जाएगा। तो खून रोकता कौन है, कौन सा ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके खून को रोकने के लिए? तो वो हमारा प्यारा प्रिय कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम इसलिए भी खाया करो, ठीक है, कि कैल्शियम जो है आपके खून को क्लॉट होने से रोके, ठीक है। पोटेशियम वगैरह नहीं रोक रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल मेटल? नोबल मेटल इसमें से कौन सा है हमारा? देखो, हमारा नोबल मेटल मतलब वो जो रिएक्शन नहीं करे जल्दी, जिसमें जंग ना लगे, जो जल्दी रिएक्ट ना करे, तो वो हमारा प्यारा, देखो, ब्रॉन्ज तो नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है। एल्यूमिनियम में तो बहुत जल्दी हम लोग जो है वो काला हो जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तन लो, काले नहीं हो जाते बहुत ज्यादा। आयरन भी नहीं, तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसीलिए इसके ऊपर पेंट करके रखना पड़ता है, नहीं तो जंग लग जाती है ना। तो सिल्वर है इसका आंसर। कौन है? सिल्वर है इनमें से, मतलब ये रिएक्टिव नहीं होगा जल्दी, ठीक है। प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब आपके रिएक्टिव नेचर के नहीं होते, जल्दी रिएक्ट नहीं करते कि मतलब ऑक्साइड बना ले और तुरंत गलते चले जाए। विच एलिमेंट which is naturally extremely poisonous was used in ट्रेडिशनल थर्मामीटर? थर्मामीटर में कौन सा आपका जो है मेटल यूज किया जाता था, ठीक है, जो कि आपका बहुत ज्यादा पॉइजनस होता था? कौन सा एलिमेंट, सॉरी मेटल नहीं, कौन सा एलिमेंट आपका यूज करते थे आप जो कि पॉइजनस होता था? देखो, मरकरी। मरकरी इसका आंसर है आपका। पारा कहा जाता है इसको, है ना। मरकरी जो होता है बच्चों, यदि हम कंज्यूम कर ले तो हमारे लिवर में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, फिर दिमाग में बढ़ता है और हम लोग खत्म हो सकते हैं। तो इसीलिए मरकरी कभी नहीं खानी चाहिए, पॉइजनस होती है, ठीक है। तो मरकरी जो होती है वो हमारी पॉइजनस इन नेचर होती है, Hg इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मरकरी जो है ये हमें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, और ये पहले थर्मामीटर में डलती थी, अब तो खैर हम लोग के पास इलेक्ट्रिक वाले आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन इलेक्ट्रिक वाले से टेम्परेचर ले लेंगे। फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, कौन है इसमें से जो आपका फ्लेक्सिबल भी है, सॉफ्ट भी है? सल्फर पाउडर है, कार्बन भी पाउडर है, फास्फोरस भी पाउडर फॉर्म में है। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉपर। तांबा, तांबा जो ऐसे मोड़ो, ऐसे तार उसके ऐसे ऐसे जोड़ के कुछ भी बना लो, ठीक है। तो जो कॉपर है वो आपका मेटल है। मेटल हमारे फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट, ठीक है। आगे आ जाते हैं। मीथेन के जलने पर क्या होता है? आपका CH4 जब आपका जलता है, बर्निंग होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज, ना जी ना। कार्बन एश रिमेन्स रह जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता है क्या कि कोई गैस जली और उसमें जो है पाउडर नीचे बैठ गया? ऐसा कुछ नहीं है। कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, CO3 बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीज्ड, बिल्कुल सही आंसर है। देखो, CO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। बैलेंसिंग खुद ट्राई करके देखो, ठीक है। आज इसको बैलेंस करके लाइए आप लोग, दिस इज योर होमवर्क। मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा जरूर प्लीज बच्चों। इसको इंटरेस्टली देखिए, जिसको भी क्वेश्चन हो रहे, डाउट हो रहे, आप कमेंट करते जाइए कंटिन्यूअसली। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जाए। और ये सेट हमारा फिलहाल यही कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जिसको भी जो भी क्वेश्चन आ रहा हो, मन में क्वेरी आ रहा हो, मन खोल के बोले, मन खोल के पूछे, और हम जो है कंटिन्यूअसली क्वेश्चन लगाते रहेंगे, सक्सेस पाते रहेंगे, जीतते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा फिलहाल नर्सिंग का क्वेश्चन आज का यही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।